नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हिंद किसान में। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन और हमारे साथ आज सुमन सहाय जी हैं, जो कि चेयरपर्सन और फाउंडर चेयरपर्सन हैं जीन कैंपेन की। ये एनजीओ किसानों के अधिकारों, फूड पॉलिसी और तमाम जो उनसे जो बीज के स्वामित्व से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर काम करता रहा है। हमारे साथ सुमन सहाय जी हैं, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं और इन तमाम मुद्दों को बहुत बारीकी से डेवलपमेंट्स को देख रही हैं। सुमन जी, आपसे समझेंगे, जो इस वक्त 7वें दौर की जो बैठक हुई वो भी बेनतीजा रही। गतिरोध बना हुआ है। जो दो प्रमुख मांगे हैं किसानों की, सब ठिठुरती ठंड में सड़क पर है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मगर क्या कारण लग रहा है आपको कि सरकार तारीख पर तारीख दिए जा रही है और उसका कोई हल नहीं निकल रहा? क्या इतना लंबा आपने सफर तय किया है, कृषि से जुड़ी रही हैं, आईसीएआर में थी, जीन कैंपेन में भी तमाम तरह के मुद्दों पर आपने लड़ाई लड़ी बीज के स्वामित्व को लेकर। क्या कभी आपने इस तरह की कोई सिचुएशन देखी जहां किसान बोल रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, ये हमारी भलाई के लिए नहीं है, हमें संशोधन एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन इस डेमोक्रेटिक कंट्री में, खासतौर से डेमोक्रेसी में, जहां हम बोलते हैं डेमोक्रेसी इट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, वही लोग जो हैं वो किसान, उनको दरकिनार किया जा रहा है। और ना केवल किसान, माइंड यू, इस पूरे आंदोलन में कितने ही लोग शामिल हो रहे हैं और आंदोलन दिन प्रतिदिन तीखा होता जा रहा है, फिर भी सरकार का कहना है कि किसान जिद पर अड़े हैं। आप क्या कहेंगी, कौन जिद पर अड़ा है, सरकार या किसान? सरकार। देखिए, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है भारतवर्ष के लिए, किसानों के लिए नहीं। उन्होंने तो अपना लोहा दिखाया है कि भाई हम मिट जाएंगे अगर आपने ये कानून लागू कर दिए। और एक चीज स्पष्ट होनी चाहिए हमारे दर्शकों को कि किसान अगर मिट गया ना, तो हम नहीं बच सकते हैं, तो हम भी मिटेंगे। तो इसलिए ये तो ऐसा एक प्रोटेस्ट मेरे ख्याल नहीं देखा गया है। और इस तरह का एक अड़ियल रूप सरकार की तरफ से किसानों के प्रति ये भी नहीं देखा गया है। किसान मेरे ख्याल कोई भी चीज नाजायज नहीं मान रहे हैं। उनका कुछ भी नहीं है ऐसा कि वो हमको दुगना दे दीजिए, चौगुना दे दीजिए, कुछ नहीं कह रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो नए संशोधन करके आपने जो नए कानून बनाए हैं, इनको आप हटा लीजिए। और अगर आप कहते हैं कि हमारे ही भले के लिए है, तो भैया हमसे पूछ लीजिए। हमारे ही भला अगर आप करने पे आमादा हैं, तो हमसे पूछ लीजिए हमारा भला कहाँ है, हमारे क्या समझ। खेती तो हम करते हैं ना, किसान कह रहा है खेती हम करते हैं, हमें मालूम है कहाँ दिक्कत आती है, हमें मालूम है कि कहाँ से हमें खुशहाली का रास्ता दिख पाता है। ये हमारे अलावा और कौन देख पाएगा? जो अपने हाथों से हल चलाता है, जो अपने हाथों से नराई गुड़ाई करता है अपने खेतों की, खून पसीना करके, उसी को तो मालूम है इसका रास्ता क्या निकलेगा। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही सिचुएशन ऐसी है जो कि कभी पैदा होनी नहीं चाहिए थी। और मेरे ख्याल हर सरकार से आदमी, आम नागरिक, किसान, हम आप कोई भी, सब उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे तरफ कंपैशनेट हो। दया शब्द गलत है, कंपैशनेट का भी हमको सही वो आ नहीं रहा है। लेकिन गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा पहलू होता है कंपैशन। हम हमारे प्रति, मतलब हमारे माने नागरिक के प्रति जी। सरकार का कंपैशन होना बहुत जरूरी है। वरना अगर सरकार कठोर हो जाती है तो नागरिक के पास फिर और बहुत कोई रास्ते नहीं बचते हैं। नागरिकों ने उस सरकार को वहां भेजा है सबके हितों की रक्षा करने के लिए, सबका भला करने के लिए, ना कि उनको जनवरी की ठंड में बरसते पानी में बाहर खड़ा कर देने के लिए। ये तो कभी ऐसा होना चाहिए ही नहीं था। इतनी इतनी दूर तक बात आनी ही नहीं चाहिए। सुमन जी, ये बताएं कि क्या कारण है कि सरकार, आपको लगता है कि सरकार किसी मजबूरी में है? क्योंकि कितने राउंड्स हो चुके हैं, सरकार के पास कोई जवाब नहीं दिखता।
सरकार बार बार विकल्प किसान नेताओं पर, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो उसके संगठन के जो नेता हैं उनको बुलाती है, उन्हीं से विकल्प पूछ रही है। उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया है कि इनको वापस लीजिए। आपको क्या कहीं कोई मजबूरी नजर आती है इसमें सरकार की, कि ऑलरेडी जिस तरह की बातें हो रही कि जबरदस्त इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है कॉर्पोरेट्स के द्वारा, और सरकार अब बैकफुट पर तो है लेकिन वापस नहीं ले सकती है? क्या लगता है आपको? आपने अपना सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर ने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और सरकार को शायद कॉन्फिडेंस में लेके ही किया होगा, क्या पता, क्योंकि कॉर्पोरेट्स इतने मूर्ख तो होते नहीं है कि अरबों का खर्च कर दें बिना बिना सरकार को आगाह कराए हुए कि साहब हम यहाँ निवेश करने जा रहे हैं। और कानूनन भी ऐसा होता है कि आपको बड़ा निवेश करने के पहले सरकार को बताना होता है। तो इसलिए ये तो असंभव है कि सरकार को मालूम नहीं था, या सरकार को ये एकदम से पता लगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें दखल रख रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर आप कानून को देखें, तीनों कानूनों को देखें, तो ये कानून तो कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए ही है ना। ये तो चाहे मगर बोले तो जा रहा है कि ये चाहे किसानों की भलाई के लिए है। सरकार कह रही है कि हम तो आपकी खेती को एक नए लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं, हम आप हमारे ऊपर छोड़ विदेशों में ले दीजिए जाना ना। चाहते हैं खेती को। नहीं, खेती आप तो करते नहीं है, सरकार तो करती नहीं है खेती, खेती तो किसान करता है। आप किसानों का इतना जबरदस्त भला करना चाहते हैं, तो सबकी अकल क्या कहती है? सबकी अकल यही कहेगी ना कि जिसका भला आप करना चाहते हैं उससे पूछ लीजिए, उसकी भलाई के रास्ते कौन कौन से हैं। सरकार अगर इनके कोऑर्डिनेशन कमेटी से बार बार पूछ रही है कि विकल्प आप बताइए, तो किसानों ने कोऑर्डिनेशन कमेटी को अलग करिए, किसानों ने खुद ही कह दिया है विकल्प क्या है, कानून हटा दीजिए। सबसे पहला विकल्प तो ये है, और विकल्प तो हम बाद में बताएंगे, पहले तो आप कानून हटाइए। और जो नए कानून बने, सब लोग साथ बैठे सरकार के साथ, सब लोग अपनी राय दें, और किसान मुख्य रूप से। आप अगर कल को अंबानी के लिए कानून बनाएंगे पॉलिएस्टर के प्रोडक्शन के लिए, तो क्या आप ये कानून बनाएंगे बिना बिना अंबानी से पूछे? या अगर आप टेलीकॉम में कोई कानून बनाना चाहते हैं, तो क्या मुकेश अंबानी और मित्तल और इन सब लोगों को बिठा के नहीं उनसे बात करेंगे? तो सरकार में तो कोई ऐसा है नहीं जिसको कि डोमेन नॉलेज हो। जी, ये बताएं कि जब ये 7वें दौर की बैठक होनी थी, तब अचानक इस तरह से ट्वीट और सोशल मीडिया पे और फिर स्टोरीज आई कि रिलायंस कह रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट खेती में एंटर नहीं करेगा। अब ये बताएं कि सबसे पहले तो दर्शकों को हम ये समझाना चाहते हैं कि जिस तरह का अंदेशा जताया जा रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट खेती आई तो सबसे पहले तो जो पहली कड़ी होती है, जो बीज है, उस पर जो किसानों का अपना स्वामित्व है, अधिकार है, उसी पर कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि उनका अधिकार फिसल जाएगा। हम सब ने पेप्सिको आलू वाला केस सुना है, हाल ही में इस तरह के तमाम केसेस हुए। सबसे पहले तो ये बताएं कि उस लिहाज से किस तरह का खतरा है, और ये तो हम बाद में बात करेंगे कि रिलायंस एंटर करेगी या नहीं करेगी, मगर रिलायंस तो एक कंपनी है, इस तरह की तमाम कॉर्पोरेट्स होंगे जो इस वक्त टकटकी लगाए बैठे होंगे एग्री बिजनेस के लिए। बिल्कुल नहीं, हम किसी एक का नाम क्यों लें और क्या लें, हमें तो मालूम नहीं रिलायंस की मंशा क्या है। लेकिन एक एग्रीकल्चर कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत जबरदस्त ग्लोबली भी है और इंडिया में भी है। तो कानून की दिशा तो बड़ी स्पष्ट है, कॉर्पोरेटाइजेशन करना। और लोगों की क्रिटिक भी जो है, हमारे जो दिग्गज इकोनॉमिस्ट है सरकार के मार्फत जो बात करते हैं, और जिनकी एनालिसिस हमेशा ये होती है कि छोटा किसान बिल्कुल बेवकूफ होता है, और जब तक किसानी में ये स्केल नहीं लाया जाएगा, ऐसे हमारे यहाँ बहुत से इकोनॉमिस्ट हैं, तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम लुट जाएंगे, हम फूट जाएंगे। भैया पूछो जापान में कितनी बड़ी खेती होती है, कितनी बड़ी लैंड होल्डिंग होती है, कोरिया में कितनी बड़ी लैंड होल्डिंग होती है, सब आबाद है। और एक चीज हम कभी ना भूलें, जब ये बहस जो चल रही है कॉर्पोरेट आएगा या नहीं आएगा, एक चीज हम कभी ना भूलें, और वो ये है कि जो देश अपना खाद्यान्न खुद पैदा नहीं करता है, वो देश कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। और हमारे जो एक पूर्व प्रधानमंत्री, बहुत ही सुलझे हुए और हिम्मत वाले प्रधानमंत्री जो हुए थे, लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। क्यों कहा था?
कि जो देश की सुरक्षा की जो दो पहलू हैं, जी एक है हमारा सिपाही, एक है हमारी फौज, और दूसरा है हमारा किसान, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री और उस जमाने के सब नेता ये बड़ी अच्छी तरह से समझते थे कि जब तक खाद्य सुरक्षा हमारे अपने हाथों में नहीं होगी, तब तक हमारे घुटने किसी वक्त कोई भी टिका सकता है। तो और हम आपको यहाँ पे एक चीज और बता दें, हेनरी किसिंजर जो एक बहुत बड़े अमेरिकन डिप्लोमेट भी थे और ग्लोबल स्टेट्समैन माने गए, उनका आप देख लीजिएगा, उनका बड़ा मशहूर कहना था कि किसी भी देश को आप खाद्यान्न के मामले में निर्भर कर दीजिए और उस देश के घुटने आप हमेशा टिका सकते हैं। Any country that is not sovereign in its food security, right, and dependent on others, you can control that country anytime. तो ये कोई मतलब कोई बहुत नई खोज नहीं है, बहुत नई सोच नहीं है, बहुत नई समझ नहीं है, ये हम लोग सब जानते हैं। मतलब जो लोग किसानी से जरा भी वाकिफ हैं, ये सब जानते हैं। तो इसलिए और भी अचंभे की बात है कि इतनी पुरानी समझ है ये, एकदम से क्या हो गया कि आपने इस तरह के कानून ले आए और वो आपने ना पार्लियामेंट में उस पर बहस होने दी, ना किसानों से आपने राय मशवरा किया, ना एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट और एनजीओ जो कि इस क्षेत्र में काम करते हैं उनसे पूछा कि भाई आपके तजुर्बे में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहाँ कमजोरी है, कहाँ ताकत है, तभी तो अच्छी नीतियां बनती हैं। सबसे राय मशवरा करके तभी तो नीति बन पाती है अच्छी। जी वो सब कुछ हुआ नहीं। अब जिनके लिए है वो कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए, तो भैया आप क्यों जबरदस्ती लागू कर रहे हैं? हाल ही में तो हमने राजनाथ सिंह जी को भी ये कहते सुना कि सरकार की ये क्रांतिकारी कानून है, इनको लागू हो जाने दीजिए, 1 साल देखिए, 1 साल में क्या क्या फायदे होते हैं, फिर देखते हैं आगे। तो क्या आपको लगता है इसमें ये कोई इस तरह की चीज है कि इसमें एक प्लान बी होना चाहिए? यहाँ तो ये इतना क्रूशियल है, जैसे कि आपने बोला, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा देश के लिए कितनी ज्यादा मायने रखती है। क्या इसमें हम प्लान ए प्लान बी लेकर चल सकते हैं? क्या क्या कैन वी अफोर्ड दैट? देखिए, प्लान बी क्या होगा जब तक उसमें ऐसे ऐसे प्रोविजंस नहीं होंगे जो कि किसानों को स्वीकार्य हैं। और मेरा मतलब ये नहीं है कि स्वीकार्य है, हमको ये दो हमको वो दो, किसान ये नहीं कह रहा है। किसान ये कह रहा है कि जो हमारी खेती की स्थिति है उसको बनी रहने दो और उसमें सुधार करने की जो जरूरत है वो करो, सब चीज को उखाड़ के फेंक मत दो। तो इसमें प्लान बी क्या करिएगा आप? और एक दफे कानून जब पारित हो जाता है और लागू हो जाता है, किसी को कोई अंदाज है कि उस कानून को फिर नल एंड वॉइड करना और उसको फिर हटाना नियर इम्पॉसिबल है। इस वक्त तो वैसे भी एक तरफा सरकार है, बहस अभी तक नहीं हुई है, तो कल जाके बहस कहाँ से होगी? तो वो सब प्लान बी और प्लान क्यू और प्लान टी करने के बजाय आप शुरू से ही क्यों नहीं गुडविल दिखाते हैं और कहते हैं भैया नहीं पसंद है तुमको, चलो सिरे से शुरू करते हैं, तुम बताओ और हम अपनी बात रखेंगे, तुम अपनी बात रखो, और हम लोग सब बैठ के एक साथ जैसे एक परिवार में होना चाहिए। आखिर सरकार एक तरह से परिवार की मुखिया का रूप धारण करती है, इसलिए क्योंकि हमने उनको वहां भेजा है इस रूप को धारण करने के लिए। तो अगर जैसे कि आपने सुझाया, अगर सरकार एक कदम वापस लेती है, मान लेती है, जिसकी वापस लेने की बात नहीं, ये वापस और आगे क्या होता है इसमें को मतलब क्या आपने इसको क्या ईगो बना दिया है कि हम वापस नहीं जाएंगे? ये तो बहुत ही शर्मनाक स्थिति हो गई। फिर आप अपने ही लोगों के साथ ईगो क्लैश कर रहे हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे, आप वापस जाइए। ये तो बड़े बचपना सा लगता है, बड़ा मतलब बड़ा इमेच्योर सा लगता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक समिति बनाने की बात की है, उस पर भी जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो दल है किसान नेताओं का, वो काफी आशंकित हैं या क्या है कि उन्होंने उसको भी बार बार खारिज कर दिया, उस पॉसिबिलिटी को। बार बार ये बात सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एक समिति बनाई जाए। आपको कितना क्या पॉसिबिलिटी लगती है, कितना लगता है कि अगर इस तरह की कोई समिति आ गई तो क्या इस समस्या का हल निकल पाएगा, या एक टाइम बीइंग के लिए इस समस्या को डिफ्लेक्ट करने की, सिचुएशन को डिफ्यूज करने की एक रणनीति नजर आती है? रणनीति नजर आती है। देखिए, अगर हमको कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसकी वजह है ना, इतने इतने दिन बीत गए, इतनी कठोर स्थिति में
किसान बाहर पड़े हुए हैं और आपका सिर्फ एक कहना है, कानून हम वापस नहीं लेंगे। तो एक तरह से कहाँ आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की है, कहाँ आपने गुड इंटेंशन दिखाया है, कहाँ आपने गुडविल दिखाया है कि हम चाहते हैं आगे बढ़ना, कहाँ आपने सरकार ने ये दिखाया है? सरकार एक दफे दिखाए दिखाए तो कहे तो कि चलो भैया नए कानून ही बनाते हैं, हम लोग सब बैठ के बनाते हैं, इसमें कौन सी दिक्कत है? क्यों एक कमिटी बने और क्यों सुप्रीम कोर्ट आए और क्यों इसको फंदे को फैलाया जाए? अभी अगर इतना बड़ा दायरा है तो उसको फैला फैला के एक जाल बनाने का मतलब मकसद क्या है? बेसिकली देयर इज अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस होता तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। और हम हमेशा कहेंगे कि ये सरकार का दायित्व बनता है, सरकार ओहदे पे बैठी है ऊपर, उसको कहना चाहिए, उसको ये बड़प्पन दिखाना चाहिए कि अगर मेरे देश का नागरिक दुखी है तो कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। ये सरकार फेल हो गई अगर वो अपने नागरिकों को सुखी नहीं रख पाई। हम ये नहीं कर रहे कि आप हर जायज नाजायज डिमांड को पूरा करिए, लेकिन ये किसानों की डिमांड नाजायज नहीं है, ये तो कोई भी कहेगा, बहुत ही जायज डिमांड है। और जिस चीज पे हम लोग सबकी का भविष्य निर्भर है, हमारा उतना इसमें इंटरेस्ट है जितना कि आपका है और जितना कि 14 लोगों और का है। तो ये तो एक पब्लिक का एक तरह से ये आम जनता की लड़ाई भी है, जिसे किसान पुरजोर तरीके से बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं। तो जैसे कि सुमन जी ने बोला कि ये आपकी दर्शकों, आपकी थाली के भी मुद्दे हैं और आपको भी उन मुद्दों को समझने की जरूरत है। एक बात बताएं संक्षिप्त में कि ये जो तीनों कृषि कानून आए हैं, अगर सरकार एमएसपी को बाध्यकारी बना देती है, जो कि किसानों की सबसे बड़ी मांग है, तो भी क्या इन 3 कृषि कानूनों के साथ आगे जाया जा सकता है? देखिए, हम किसानों के लिए नहीं कह पाएंगे हाँ जाया जा सकता है। जो खेती कर रहा है उसको तय करना होगा, उसका अधिकार है इसको तय करने का, हम आपका अधिकार नहीं है। हम उनके समर्थन में बैठ सकते हैं, लेकिन उनकी ये मांग जो थी वो तो शुरू से मांग है ना कि अगर आप एमएसपी कह रहे हैं कि नहीं हटेगी नहीं हटेगी, तो आप उसको कानून में डाल दीजिए। ये तो सिचुएशन और हार्डन होती चली गई, दोनों तरफ से बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं दिखा। सरकार की तरफ से कोई हाथ बढ़ा के कोई ऐसा इशारा नहीं दिखा, तो किसान को कोई कॉन्फिडेंस अब नहीं बचा है जी। किस आधार पे उसको ये लगे कि हाँ मेरे हित में ही होगा, जो होगा मेरी बात मानी जाएगी या कम से कम सुनी जाएगी। कहाँ से उस किसान को ये कॉन्फिडेंस आए, जबकि आपने तो बिल्कुल एक दरवाजा वहां पे बंद करके एक दीवार खींच दी है। जहां तक हमको याद है, जब माननीय गृह मंत्री जी वहां गए थे, उनका पहला वाक्य ऑलमोस्ट ये था कि सरकार कोई भी कानून रिपील नहीं करेगी जी। तो उसके बाद फिर बातचीत का दायरा कौन सा बचा, जब आपने अपनी पोजीशन इतनी क्लियर कर दी कि हम बातचीत में इंटरेस्टेड है ही नहीं, हम रिपील करेंगे ही नहीं, और उसके बाद कुछ भी हो जाए, आप अपनी तरफ से विकल्प बताते रहिए। देखिए, एक ही चीज अगर प्रधानमंत्री करें, और वो बहुत जगहों में भ्रमण करते हैं और उन्होंने बहुत सारा तजुर्बा इकट्ठा किया है, और वो कल के राजनेता नहीं है, वो बहुत सालों से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका आरएसएस में एक बहुत बड़ा अनुभव है। तो लोगों के साथ उठना बैठना और उनके साथ डील करना और गवर्नेंस को समझना उनके लिए कोई नई बात नहीं होनी चाहिए। उनका सिर्फ एक अगर कहना होता कि सरकार की तरफ से, मैं प्रधानमंत्री कहता हूँ कि जो भी सरकार किसानों की आशंकाएं हैं उसके ऊपर खुली बातचीत होगी, बस। अगर ये मैसेज चला जाता है कि सरकार खुली बातचीत के लिए तैयार है, बट दिक्कत तो कहीं ना कहीं यही है कि हर बार जो सरकार की तरफ से जो चिट्ठी पत्री आ रही है उसमें इन शब्दों का इस्तेमाल जरूर होता है कि खुले दिल से बातचीत के लिए तैयार है सरकार, खुली नीयत, साफ नीयत के साथ, खुले दिल के साथ बातचीत के लिए तैयार है। मगर अब तक 7 दौर की वार्ता हो चुकी है और मामला अभी भी उन 2 प्रमुख मांगों पर टिका हुआ है।
तो इससे तो खुद ही मतलब बाकी जनता भी बेवकूफ नहीं है। हमको एक ही चीज का अफसोस है कि जो हमारा जो ये मिडिल क्लास का तबका है ना, वो सोचता है कि कहीं भगवान जी की कोई फैक्ट्री लगी जहां से कि रोटी दाल चावल हमारे लिए पक के आ जाता है और पिज्जा भी बन जाते हैं और सैंडविच भी बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता है ना, वही वही किसान ही तो बेचारा उसको जी, उगाता है और समस्या कहीं न कहीं यही है कि जैसे आपने बोला मिडिल क्लास, मुझे पता नहीं मगर आस-पास काफ़ी लोग इस किसान आंदोलन में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बॉर्डर्स पर भी आए हुए हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिन्हें ये लग रहा है कि किसान तमाशा खड़ा किए हुए हैं, ज़िद पर अड़े हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है सरकार ने इतनी बार दिया। क्या आपको लगता है कि ये वो लोग हैं जो खेती किसानी से फिजिकली तो डिस्कनेक्टेड है ही, मेंटली भी कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है, और वो कहीं ना कहीं उनको आगे प्रोपेगेंडा चलकर के भी भविष्य में शिकार भारी पड़ सकता है? और वो प्रोपेगेंडा के भी शिकार हैं। जी। भाई हम आपको खालिस्तानी खालिस्तानी करे चले जा रहे हैं, आप ये है वो है। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कि कोई गहरी सोच नहीं इसके बारे में रखी, कुछ जानने की ज्यादा बहुत कुछ कोशिश नहीं की। उनकी दुनिया कुछ और है, डिजिटल इंडिया है, बहुत सी और चीजें हैं जिसमें कि उनकी तकनीकी कॉम्पिटेंस है और उनकी रुचि वहां पे है। इस तरफ उन्होंने नहीं ध्यान दिया है। ये हाँ, जैसा आप कह रही थी, ये एक दिन महंगा पड़ सकता है। हमारे देश की खुशहाली के लिए हमको सबको समझना चाहिए कि देश की खुशहाली जो है वो किसान के हाथों में है। हमको ये दोहराने की जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा समझता है कि जो अन्न पैदा करता है वही इस देश को खिला पाता है, और ये देश उन किसानों का देश है। जब भारत आजाद हुआ था, क्या थी हमारी आबादी? 30 मिलियन। और भारत इंतजार करता था उस PL-480 के जहाज का कि आए अनाज तो बिके और तब खाए लोग। शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस था। ये वही किसान है। आबादी हमारी 300 मिलियन हो गई, आज PL-480 नहीं आता है। आज देश की तिजोरी भरी है, अनाज का भंडार भरा हुआ है। निर्यात छोड़ो, हम आयात करते हैं। जी। हमारे बासमती का आयात करीब 36,000 करोड़ सालाना का है। ये किसने चमत्कार किया है? ये वही किसान है जो वहां बैठा है, ये वही किसान है जिसको हम ठुकरा रहे हैं, ये वही किसान है जिस दिन हाथ खींच लेगा आप और हम भूखे मरेंगे। अरे भैया, इज्जत करिए उस आदमी की, उन महिलाओं की जो उस वक्त बसंती दुपट्टा ओढ़े बैठी है। जी। गला भर जाता है देख के। ये आप उस किसान को बेइज्जत कर रहे हैं जिसने इस देश की तिजोरी को भरा रखा है। क्या बाढ़ आई, क्या सूखा आया? आप और हम भूखे बैठे थे क्या? ये चमत्कार उसका है जो आज वहां सड़क पे ठंड में बैठा है। और जब आप ऐसे चमत्कारी लोगों को ठुकराएंगे ना, तो देश का भविष्य उज्जवल नहीं दिखता है फिर। अगर हमको ये इल्म नहीं है कि हम किसकी इज्जत करें, अरे वो किसान तो वो है जिसका कि हमें पैर छूने चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने दिल से जो बातें सामने रखी, मुझे लगता है कि दर्शकों को कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है। काफ़ी लोग इस आंदोलन के साथ, चाहे अगर फिजिकल तौर पर नहीं है तो मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं जुड़ा महसूस कर रहे हैं, मगर अभी भी एक बड़ा तबका है शहरों में जो मुझे लगता है जिनको एक अपने पर्सपेक्टिव को फिर से एक बार अपने दिल में इन प्रश्नों को टटोलने की ज़रूरत है, और उनके आंदोलन, उनकी लड़ाई के साथ साथ जो सारे बिंदु हैं अपनी थाली तक जो जाते हैं, उन सबको एक बार जोड़कर देखने की ज़रूरत है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन मुद्दों को इतनी साफ गोई से और एकदम स्पष्ट शब्दों में सामने रखने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।